नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने वाले हैं जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी पुरानी समझ को बिल्कुल पलट कर रख देता है। देखिए, इतिहास की किताबें अक्सर यही बताती हैं कि पुरानी सभ्यताएं अपनी अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही सिमटी हुई थीं और उनका आपस में कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन कैसा लगेगा अगर ये पता चले कि प्राचीन भारत के वैदिक देवताओं का सीधा कनेक्शन हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक बिल्कुल ही अलग सभ्यता से था। आज हम बोगच-कोई के उस चौंकाने वाले रहस्य की बात करेंगे जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े इतिहासकारों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के समय के इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1906 में। जगह है आधुनिक तुर्की, जिसे आज हम तुर्किये के नाम से भी जानते हैं। उसका एक बेहद सुदूर और बंजर सा इलाका है बोगस-गोई। तपती हुई दोपहर है, सूरज जैसे आग उगल रहा है। पुरातत्वविदों की एक टीम वहां धूल और मिट्टी के बीच अपनी रूटीन खुदाई में लगी हुई है। पसीने से लथपथ लोग बस अपना काम कर रहे हैं कि तभी अचानक किसी का फावड़ा एक बेहद सख्त चीज से टकराता है। टक की आवाज आती है। जब वहां से बड़ी सावधानी से मिट्टी हटाई जाती है तो पता चलता है कि वो कोई आम पत्थर नहीं था। वो इतिहास का रुख मोड़ने वाली एक ऐसी शानदार खोज थी जिसने सदियों से सोए हुए एक बहुत बड़े रहस्य को जगा दिया। मिट्टी के अंदर से कुछ प्राचीन पट्टियां निकली। अब ये कोई साधारण भुरभुरी मिट्टी नहीं थी, बल्कि वक्त के साथ पत्थर जैसी सख्त हो चुकी पट्टियां थीं। इतिहास की भाषा में इन्हें क्ले टैबलेट्स कहा जाता है। मजे की बात यह थी कि इन पट्टियों पर कुछ अजीब सी नुकीली और कील जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। इसे क्यूनिफॉर्म यानी कीलाकार लिपि कहते हैं। अब ये कोई ऐसी भाषा तो थी नहीं जिसे कोई भी आसानी से पढ़ ले, तो दुनिया भर के भाषाविदों ने इन रहस्यमयी लिपियों को डिकोड करने में अपनी बरसों की मेहनत लगा दी। ये बिल्कुल किसी प्राचीन एन्क्रिप्टेड कोड की तरह था जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था। और सच मानिए, जब आखिरकार इस कोड को क्रैक किया गया और इसे पढ़ा गया तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। इन पट्टियों की लिखाई में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आई वो था एक खास नंबर 3400। भाषाविदों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम राजकाज का लेख नहीं है, बल्कि ये तो एक शांति समझौता है। और ये समझौता आज या कल का नहीं, बल्कि आज से करीब 3400 साल पहले यानी लगभग 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। अब जरा सोचिए, 3500 साल पुराना एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज जो जमीन के नीचे पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। लेकिन दिमाग में तुरंत ये सवाल आता है कि आखिर ये समझौता किनके बीच हुआ था? तो इसका जवाब है उस समय की दुनिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य। एक तरफ था हित्ती साम्राज्य और दूसरी तरफ था मित्तनी साम्राज्य। अगर आज के नजरिए से देखें तो ये दोनों अपने जमाने की महाशक्तियां थीं, बिल्कुल सुपर पावर्स की तरह। बरसों तक एक दूसरे के खून के प्यासे रहने और भयंकर युद्ध लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि बस अब और खून खराबा नहीं। उन्होंने शांति कायम करने का फैसला किया और इस शांति को एकदम पक्का करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया। देखिए, उस जमाने में जब दो बड़े राजा आपस में कोई समझौता करते थे तो ये डर हमेशा रहता था कि कहीं सामने वाला धोखा न दे दे। इस धोखे से बचने के लिए वे क्या करते थे? वे अपने सबसे पूजनीय देवताओं की कस्में खाते थे, उन्हें गवाह बनाते थे। जब इतिहासकारों ने इस मिट्टी की पट्टी पर उन गवाह देवताओं के नाम पढ़े तो वे सचमुच सन्न रह गए, उनका दिमाग चकरा गया। उस राजकीय दस्तावेज पर एकदम साफ साफ लिखा था, इस संधि के गवाह हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य यानी अश्विनी कुमार। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक 100% ऐतिहासिक सच है। अब यहां एक नंबर और आता है, 4000 किलोमीटर। ये वो भौगोलिक फासला है जिसने वैज्ञानिकों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। मतलब ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिन देवताओं की स्तुति भारत के पंजाब और हरियाणा के मैदानों में बैठकर हमारे ऋषियों ने ऋग्वेद में की थी, जिन इंद्र और वरुण की पूजा आज भी सनातन धर्म में इतने सम्मान के साथ की जाती है, वो भारत से पूरे 4000 किलोमीटर दूर क्या कर रहे थे? और यहीं से उभरता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और केंद्रीय सवाल। ऋग्वेद के ये वैदिक देवता तुर्की के उस तपते रेगिस्तान में एक राजकीय दस्तावेज पर गवाह के रूप में कैसे पहुंच गए? ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई छोटा मोटा व्यापारिक लेन देन का पर्चा नहीं था। ये उस दौर के सबसे बड़े साम्राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण शांति समझौता था। आखिर वहां के राजा उन देवताओं को इतने अच्छे से कैसे जानते थे जिन्हें मीलों दूर भारत में पूजा जा रहा था?
ये बोगस कोई का वो रहस्य था जिसे सुलझाना अब इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। इस सवाल का ठोस जवाब खोजने के लिए इतिहासकारों के बीच मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर लंबी बहस चली। चलिए दोनों को समझते हैं। पहला सिद्धांत ये कहता है कि शायद भारत से ही कुछ लोग ऋग्वेद काल के दौरान अपनी संस्कृति और अपने देवताओं को लेकर पश्चिम की ओर यानी तुर्की की तरफ गए होंगे। इसे हम भारत से बाहर जाने का मार्ग कह सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत ये था कि शायद भारत के वैदिक आर्यों और तुर्की के उन मित्तिनी राजाओं के पूर्वज कभी एक ही जगह पर एक साथ रहते थे। फिर किसी वजह से उनका एक समूह पश्चिम यानी तुर्की और सीरिया की तरफ निकल गया और दूसरा समूह पूर्व यानी भारत की तरफ आ गया। अब इस गुत्थी को सुलझाने में जिस चीज ने सबसे बड़ी मदद की वो थी आधुनिक भाषा विज्ञान, जिसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने मित्तनी साम्राज्य के राजाओं के नामों का गहराई से विश्लेषण किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। उनके नाम देखने में थोड़े अजीब थे, लेकिन जाने पहचाने से लग रहे थे। उदाहरण के लिए एक मित्तनी राजा का नाम था तुषारथ, जो अगर ध्यान दें तो हूबहू संस्कृत के नाम दशरथ जैसा लगता है। एक और राजा का नाम मिला सुबंधु, जो सीधे सीधे एक शुद्ध संस्कृत नाम है, मतलब उनकी भाषा का संस्कृत से कोई ना कोई गहरा जुड़ाव जरूर था। और इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था। चलिए अब इन सब कड़ियों को टाइमलाइन यानी समय के पैमाने पर जोड़कर देखते हैं। भारत में ऋग्वेद की रचना का जो अनुमानित काल माना जाता है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है, और दूसरी तरफ तुर्की में जो ये बोगस कोई का शांति समझौता मिला है वो ठीक 1400 ईसा पूर्व का है। अब देखिए, इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं का समय एक दूसरे के इतना करीब है कि वैज्ञानिकों को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि इन दोनों संस्कृतियों का कोई ना कोई जंक्शन या मिलन बिंदु जरूर रहा होगा, एक ऐसी जगह जहां से ये दोनों शाखाएं अलग अलग दिशाओं में निकली। सुरागों की ये पूरी कड़ी वैज्ञानिकों को अंततः जिस सांस्कृतिक जंक्शन पर ले गई वो है मध्य एशिया के विशाल मैदान, जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले इन्हीं विशाल घास के मैदानों से प्राचीन कबीले अपने घोड़ों और रथों पर सवार होकर एक नई दुनिया की खोज में निकले थे। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवासनों में से एक था। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये खानाबदोश कबीले अपनी लंबी यात्रा पर निकले तो वे सिर्फ अपना साजो सामान ही साथ नहीं ले गए, वे अपनी सबसे कीमती धरोहर भी अपने साथ ले गए, अपनी संस्कृति और अपने देवता। वे अपने साथ भगवान इंद्र की कहानियां ले गए, जो तूफान और युद्ध के देवता हैं। वे वरुण देव को साथ ले गए, जो इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और वे मित्र को ले गए, जो संतुलन और वादों के देवता हैं। ये देवता उनके इस अनजान सफर के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। इस पूरे प्रवासन को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में समझ सकते हैं। चरण 1, ये कबीले मध्य एशिया के उन स्टेपीज मैदानों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चरण 2, आगे चलकर इनमें से एक समूह पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है, तुर्की और सीरिया की तरफ। इसी समूह ने वहां जाकर उस शक्तिशाली मित्तनी साम्राज्य की नींव रखी और बोगासगोई के उस समझौते में अपने देवताओं के नाम हमेशा के लिए दर्ज करवा दिए। और फिर आता है चरण 3, दूसरा समूह पूरब की तरफ बढ़ता है, ऊंचे हिंदुकुश के पहाड़ों को पार करता है और अंततः भारत की भूमि सिंधु नदी के किनारों पर पहुंचता है। और यहीं पर उन्होंने ऋग्वेद के उन अमर मंत्रों की रचना की। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर क्या सिखाती है? बोगस कोई की वो छोटी सी सख्त मिट्टी की पट्टी सिर्फ एक पुरातात्विक खोज भर नहीं है, ये उन प्राचीन वैश्विक संपर्कों की एक मूक गवाह है, जो हमें चीख चीख कर बताते हैं कि हजारों साल पहले भी ये दुनिया आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। ये साफ तौर पर साबित करता है कि वैदिक आर्यों के तार मध्य एशिया के उस विशाल प्राचीन मार्ग से जुड़े हुए थे। ये हमें दिखाता है कि विचार, भाषाएं और हमारी मान्यताएं कैसे महाद्वीपों की सीमाओं को आसानी से लांघ सकती हैं। और इसी के साथ हम इस ऐतिहासिक चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो दिमाग में गूंजता रहता है, अगर तुर्की के बोगसगोई में मिली मिट्टी की एक छोटी सी पट्टी इतिहास की किताबों को इस हद तक बदल सकती है, तो जरा सोचिए, दुनिया भर के इन रेगिस्तानों, पहाड़ों और मैदानों की रेत के ठीक नीचे ऐसे कितने और प्राचीन वैश्विक संपर्क अभी भी दबे पड़े हैं, जो शायद बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास कभी भी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा हमारे पैरों के नीचे करवटें ले रहा है। बस जानने की ललक होनी चाहिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हाँ,